बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आज के लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं जो आपकी बुक का प्रॉब्लम नंबर 12.7 बनता है। इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल्स आर 60 सेंटीमीटर ईच। और दो पार्ट्स हैं में कुछ आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि अगर आप 2 माइक्रोकूलम के चार्जेस जो है हर एक कॉर्नर के ऊपर रख दें तो सेंटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। और जबकि बी केस के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि 2 एडजेसेंट कॉर्नर्स के ऊपर प्लस चार्जेस रखे जा रहे हैं और अब नेक्स्ट जो 2 एडजेसेंट होंगे उनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस प्लेस करके फिर सेंटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो सबसे पहले केस को देखते हैं हम लोग। ए पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले डेटा बना लेते हैं हम लोग और डेटा से पहले डायग्राम हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं अच्छे तरीके से अपनी ये आपके पास एक स्क्वायर है और इसके ये जो डायगोनल्स आपको दिए जा रहे हैं, ये वाला जो डायगोनल है आपके पास ये 60 सेंटीमीटर का है और यहाँ से भी एक डायगोनल ड्रा कर लें, ये भी आपका 60 सेंटीमीटर है। तो यहाँ इस सेंटर पॉइंट को मैं O का नाम दे रहा हूँ। ये लेट्स सपोज यहाँ पे Q1 आपके पास चार्ज है, ये Q2 हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास Q3 हो जाएगा और ये चार्ज होगा आपका क्या होगा Q4 हो जाएगा। अब ये चारों के आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं। जब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो और ये भी क्या आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने कंसेप्ट जो सीखा था, याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज से ये अवे मूव कर रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से जो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी। मैं इसे किसका नाम दे देता हूँ, E1 है, अवे फ्रॉम Q1 है। और ड्यू टू Q3 इससे भी अवे मूव कर रही होगी तो यहाँ से Q3 की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन इस जानिब होगी, यानी कि अवे फ्रॉम Q3। इसको मैं E3 का नाम दे रहा हूँ। सिमिलरली अगर आप Q2 की बात करें तो Q2 भी पॉजिटिव है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी अवे मूव करेगी, तो इससे मैं किसका नाम दे रहा हूँ, E2 का नाम दे रहा हूँ। और Q4 की वजह से डायरेक्शन कुछ इस जानिब हो जाएगी, इससे मैं E4 का नाम दे रहा हूँ। अब सेंटर पॉइंट के ऊपर जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज मैं Q1 को पॉइंट A का नाम दे रहा हूँ, Q2 को पॉइंट B का नाम, इसको C का और इसको क्या नाम दे रहा हूँ, 4 का नाम दे देता हूँ, सॉरी D का नाम दे देता हूँ। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं डेटा के अंदर हम लोग जो चीज़ें गिवन है हमारे पास, सबसे पहले Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q4, तमाम की तमाम वैल्यूज़ आपको जो गिवन है वो 2 माइक्रोकूलम है। 2 माइक्रो से क्या मुराद है, 10 की पावर -6 कूलम लिखेंगे, माइक्रो को चेंज करेंगे 10 की पावर -6 में और कूलम यूनिट है चार्ज की। और उसके बाद डायगोनल्स का डिस्टेंस, यानी कि डायगोनल का डिस्टेंस को हमने टोटल कितना है 60 है, तो यहाँ OA जो है वो हाफ रह जाएगा आपके पास। तो मैं OA इज इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD इक्वल टू कितना रह जाएगा, 30 cm रह जाएगा। अब सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर लें तो 30 को 100 पे डिवाइड कर लें तो ये आपके पास 0.3 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज़ रह जाएंगी, बाकी सारी चीज़ें आपको गिवन है, यानी कि ये तमाम के तमाम डिस्टेंस एक्चुअली क्या है, ये R हैं। उसके बाद जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो क्या है, E1 की वैल्यू फाइंड करनी है, E2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, E3 E4। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की जानिब E1 को फाइंड आउट करते हैं हम लोग। E1 के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं KQ/R²। Q1 कंसीडर कर लें तो E1 का जो आंसर होगा आपके पास K की वैल्यू आपके पास 9 एक्सपोनेंट 9 है, Q1 जो है आपके पास वो कितना है 2 एक्सपोनेंट -6 है और R जो है वो आपके पास 0.3 का स्क्वायर है। इनको सॉल्व करें, आप लोगों के पास जो आंसर आएगा 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सपोनेंट -6
डिवाइडेड बाय 0.3 स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 एक्सपोनेंट 5 आ जाएगा। E1 की जो वैल्यू होगी वो 2 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर कूलम आ जाएगी, ये यूनिट है E1। सिमिलरली अगर आप E2 कैलकुलेट करेंगे सेम के Q2/R², R की भी वैल्यू सेम है, Q2 की भी वैल्यू सेम है, तो तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हो जाएंगी। यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसको कि E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू E4 2 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि तमाम की तमाम चीज़ें वो सेम है। अगर हम टोटल अब एट पॉइंट O की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी वो देख लेते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे एट पॉइंट O जो है तमाम की तमाम जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज़ हैं आपस में क्या हो रही हैं, ऐड अप हो जाएंगी। लेकिन इस केस के अंदर E1 और E3 जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो हम इसको यूँ लिखेंगे E1 प्लस माइनस E3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप E2 और E4 की बात करें, ये भी क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, E2 प्लस माइनस E4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0। E1 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है, अब इस वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। E1 की वैल्यू जो आपके पास 2 एक्सपोनेंट माइनस 5 है, माइनस इसकी भी वैल्यू 2 एक्सपोनेंट माइनस 5 है, 2 एक्सपोनेंट माइनस 5 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट माइनस 5। इनके तमाम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सम जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एट पॉइंट O के ऊपर टोटल E जो होगा, इसे मैं E से ही डिनोट कर देता हूँ, उन तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ का सम होगा। तो यहाँ पे ये तमाम के तमाम क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और ये 0 हो जाएगी। यानी कि जब सेम चार्ज आप किसी भी स्क्वायर के कॉर्नर्स के ऊपर प्लेस कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर क्या होगी, वो 0 होगी। उसकी वजह आपने देख ली। अब हम नेक्स्ट जो काम करेंगे वो, जब दो चार्जेस आप इन दो एडजेसेंट कॉर्नर्स के ऊपर रखेंगे और इन दो चार्जेस के ऊपर -4 कूलम चार्ज रख देंगे, तो उस केस के अंदर हम उसको कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम दोबारा से बना लेते हैं। यहाँ पे Q1 जो है आपके पास 2 माइक्रो कूलम है, Q2 2 माइक्रो कूलम है, बट Q3 और Q4 की वैल्यू अब आप चेंज हो गई है, वो है -4 कूलम और Q4 की भी वैल्यू आपके पास -4 माइक्रो कूलम है। डायगनल्स के अंदर कोई चेंज नहीं होगी, वो सेम टू सेम वही होंगे। आप डायगनल्स को वैसे ही बना लें। ये पॉइंट O है, लेकिन इस दफ़ा जो है Q1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वो इस जानिब है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, बट Q3 इज़ नेगेटिव। जब नेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, फॉर एग्जांपल ये E1 है, अब Q3 जो होगा उसकी डायरेक्शन भी Q3 की E1 की डायरेक्शन की जानिब हो जाएगी, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, E3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम Q2 और Q4 की बात करेंगे, Q2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अवे मूव कर रही होती है, तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी आपके पास E2। बट Q4 अगेन नेगेटिव है तो नेगेटिव की जानिब जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टर्मिनेट हो रही है, तो यहाँ जो चार्ज होगा उसकी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो E4 है वो उसकी डायरेक्शन और E2 की डायरेक्शन सेम हो जाएगी यहाँ पे। अब ये चीज़ें हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले E1 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास सेम वही वैल्यू होगी, क्योंकि Q1 जो है चार्ज सेम वही है। आप E1 की वैल्यू को सेम वही यूज़ करेंगे, सेम एज इट इज़ फार्मूला लगा के आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो E1 की वैल्यू मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, 2 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर कूलम। अगर E2 की बात करें तो उसका भी आंसर क्या होगा, सेम होगा। क्यों वजह क्या है कि ये भी चार्ज 2 माइक्रो कूलम है, सेंटर में आपने फाइंड करना है, तो डिस्टेंस वही 30 सेंटीमीटर 0.3 मीटर है, तो यहाँ पे भी वैल्यू सेम आएगी, 2 एक्सपोनेंट -5
न्यूटन पर कूलम, प्लस दोनों पॉजिटिव हैं, ये पावर जो है इनकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। अब जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है Q3 की वजह से और Q4 की वजह से, क्योंकि यहाँ दोनों चार्जेस आपके वेरी कर गए। अब इन दो को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। E3 के लिए फार्मूला आप सिंपल लगा दें, K3/R²। E3 की जो वैल्यू होगी 9 एक्सपोनेंट 9, Q3 जो होगा आपके पास वो -4 माइक्रोकूलम है, तो 4 एक्सपोनेंट -6/R जो है 0.3²। तो ये आपके पास जो आंसर होगा इसका 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय 0.3²। तो ये आपके पास 4 एक्सपोनेंट 5 आ जाएगी वैल्यू, E3 की वैल्यू। और सिमिलरली जो है Q4 भी आपका -4 माइक्रोकूलम है, तो E4 की भी वैल्यू वही आ जाएगी जो E3 की आपके पास आ चुकी है, 4 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर कूलम आ जाएगी। ये दोनों वैल्यूज आपकी सेम आ जाएंगी। इसके बाद आप लोगों ने जो काम करना है वो क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ E1 और E3 की डायरेक्शन सेम है, E2 और E4 की डायरेक्शन सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में आप एक्ट कर रही हैं, तो आप इनको सिंपली आप ऐड अप कर लेंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं इसको कि इन दो फोर्सेस का जो सम होगा E1 और E3 का, उसे E डैश कह देता हूँ मैं। E2 और E4 का जो फोर्सेस का सम होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, E डबल डैश कर देते हैं। फिर टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनकी दोनों की हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो लेट्स सी, पहले E1 और E3 को ऐड करके हम हल कर लेते हैं E डैश। तो वो आपके पास क्या होगा, E1 प्लस E3 हो जाएगा। E डैश जो होगा वो E1 की वैल्यू आपके पास 2 एक्सपोनेंट 5 है, और E3 की जो वैल्यू है 4 एक्सपोनेंट 5 है। तो ये आंसर आपके पास क्या आएगा, 6 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपके पास E2 और E4 को हम E डबल डैश कह देते हैं कि इन दो सेम डायरेक्शन में, तो सिंपली आप ऐड कर लें इनको, E2 प्लस E4। E2 की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो 2 एक्सपोनेंट 5 आ रही है, E4 की वैल्यू जो आपकी 4 एक्सपोनेंट 5 आ रही है। अगेन ये आंसर क्या होगा आपके पास, 6 एक्सपोनेंट 5 हो जाएगा, E डबल डैश। अब जो दोनों जो है आप फोर्सेस, ये E1, E3, E2, E4 की बात करें, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल के ऊपर एक्ट कर रही हैं। दोनों के दरमियान अगर एंगल आप लोग देखेंगे तो वो एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी इन दो वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि दोनों ये फोर्सेस E डैश और E डबल डैश जो है एक्टिंग अलोंग ईच अदर विद एट राइट एंगल, तो उस सूरत में आपका टोटल जो फार्मूला होगा, डेटा को रेज कर लेते हैं यहाँ से। टोटल E जो होगा, चूँकि राइट एंगल है, तो सिंपली आप E डैश स्क्वायर प्लस E डबल डैश स्क्वायर ले लें यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन जो है। तो E इज इक्वल टू आपके पास E डैश जो है आपके पास उसकी वैल्यू है 6 एक्सपोनेंट 5 स्क्वायर, और E डबल डैश जो है वो आपके पास 6 एक्सपोनेंट 5 स्क्वायर है। कैलकुलेशन कर लें इसको। ये आपके पास वैल्यू जो आएगी 7.2 एक्सपोनेंट 11 आ जाएगी। अब इसका रूट ले लें आप लोग, तो ये आपके पास 8.48 एक्सपोनेंट 5 आ जाएगी वैल्यू जो है आपके पास न्यूटन पर कूलम। तो ये जो टोटल इंटेंसिटी होगी जब डिफरेंट चार्जेस को आप प्लेस कर देते हैं,
उसके इसके अंदर सेंटर में जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी 8.48 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर कूलम। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।